हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। हम एक्सपेरिमेंटल मेथड पढ़ रहे हैं क्लास 11th के चैप्टर 2 में और उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, इट शुड बी नोटेड दैट इन एन एक्सपेरिमेंट एक्सेप्ट फॉर द एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन अदर कंडीशंस आर केप्ट कांस्टेंट। तो एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड जब हम यूज़ करते हैं साइकोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए, तो उसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये कह रहे हैं नोट करने की कि सिर्फ एक मैनिपुलेशन जो एक एक्सपेरिमेंटर कर रहा है अपने एक्सपेरिमेंट में, जो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेट कर रहा है, उसके अलावा सारी चीज़ें कांस्टेंट रखी जाती हैं फॉर बोथ एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप के लिए। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन सा होता है? जिसके ऊपर मैनिपुलेशन की जाती है देखने के लिए कि उसका इफेक्ट क्या होगा, और कंट्रोल ग्रुप वो होता है जिसके ऊपर कोई मैनिपुलेशन नहीं की जाती ताकि बाद में दोनों ग्रुप्स को कंपेयर किया जा सके। अब उस मैनिपुलेशन के अलावा बाकी सारे जितने भी वेरिएबल हैं या बाकी सब कंडीशंस कांस्टेंट होनी चाहिए, ताकि अगर कोई चेंज आए तो हम ये कह सके कि वो हमारी मैनिपुलेशन की वजह से ही चेंज आया है। एंड वन अटेम्प्ट्स टू कंट्रोल ऑल दोज रेलिवेंट वेरिएबल विच कैन इन्फ्लुएंस द डिपेंडेंट वेरिएबल। बाकी सारे वेरिएबल्स को कंट्रोल करो जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्पीड विद विच स्मोक स्टार्टेड एंटरिंग इन द रूम। अब जब हम ये वाला एक्सपेरिमेंटल ऊपर डिस्कस कर रहे थे, जो लास्ट वीडियो में हमने आपको एक जो एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में बताया था, जहाँ पे लैटने और डाले ने क्या किया था कि कुछ लोगों को एक रूम में भेजा था और वहाँ पे स्मोक आ रही थी साइड में, और उनके दो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप थे, एक कंट्रोल ग्रुप था, और वो देखना चाह रहे थे कि जो स्मोक आती है उसको देख के कैसे रिस्पॉन्स करते हैं लोग। ठीक है, अब ये उसी एक्सपेरिमेंटल का एग्जाम्पल देख के बता रहे हैं कि one of the attempts to control those relevant variable की the speed with which smoke started entering the room, जिस स्पीड से स्मोक अंदर एंटर कर रही थी उस रूम में, द टोटल अमाउंट ऑफ स्मोक, जितनी स्मोक एंटर कर रही थी, मतलब कितना अमाउंट होना चाहिए स्मोक का, फिजिकल एंड अदर कंडीशन, रूम के अंदर की जो कंडीशंस हैं कि कमरा का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, सीट कितनी होनी चाहिए बैठने वाली, सोफा था कि चेयर था, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो थी ये तीनों के ग्रुप में सेम थी। मतलब जब अगर तीन ग्रुप बनाए और तीनों ग्रुप को कंपेयर करना था कि स्मोक के आने से तीनों ग्रुप्स के जो स्टूडेंट हैं वो बच्चे क्या रिएक्ट करेंगे, लेकिन उस केस में फिर बाकी चीज़ें सेम रखनी थी। एक तो कितने स्पीड से स्मोक आएगी, दूसरा कितनी स्मोक आएगी, ज़्यादा होगी कम होगी, अमाउंट सेम होना चाहिए तीनों में। फिर जो कमरे में जिसमें बैठे हैं उसमें कंडीशंस कैसी रहेंगी, टेम्परेचर कैसा रहेगा, लाइट कैसी होगी, बैठने की जगह कहाँ पे होगी, किस तरफ फेस करके बैठेंगे, वो सब चीज़ें बिल्कुल सेम होनी चाहिए। फिर उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ग्रुप को तो आपने जो स्मोक छोड़ी वो बहुत ज़्यादा आ गई इसलिए वो भाग के रिपोर्ट करने के लिए बाहर आ गए, और एक ग्रुप में स्मोक बहुत कम आई थी तो उनको फ़र्क नहीं पड़ा। उससे क्या होगा, आपका एक्सपेरिमेंट ख़राब हो जाएगा। आप ये नहीं बता पाओगे कि वो अपने आप उठ के आए थे कि स्मोक ज़्यादा या कम होने की वजह से आए थे, क्योंकि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे स्मोक की क्वांटिटी नहीं है, वो फिक्स रहनी चाहिए, वो सबकी सेम होनी चाहिए। यानी कि हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल को मैनिपुलेट करना है, बाकी सब कांस्टेंट रखने हैं तीनों ग्रुप्स के लिए। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिसिपेंट टू द एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप वॉज रैंडमली। तो जो लोग एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जाएंगे, जो लोग कंट्रोल ग्रुप में जाएंगे, वो पार्टिसिपेंट जो डिसाइड किया था वो भी रैंडमली किया था कि कुछ लोग उधर जाएंगे कुछ, ठीक है, उसको भी रैंडमली करा। रैंडमली करने से क्या होता है, टू एंश्योर दैट ईच पर्सन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द ग्रुप, कि मतलब इक्वल चांस हो हर एक के पास कि कोई भी किसी भी ग्रुप में जा सकता है, उसमें कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए। इफ इन वन ग्रुप द एक्सपेरिमेंटर हैड ओनली इंक्लूडेड मेल्स, अगर कहते हैं अगर मान लो वो एक्सपेरिमेंटर ऐसे करता है कि एक ग्रुप में मेल है एक ग्रुप में फीमेल, तो वो तो बहुत फ़र्क आ जाता है दोनों के उसमें, तो उसके रिजल्ट में भी फ़र्क आ सकता था, जेंडर की वजह से फ़र्क आ सकता था। ऐसा हो सकता था कि फ़ीमेल ज़्यादा जल्दी रिपोर्ट करती आके और मेल थोड़ा सा लेट करते, तो उसका रिजल्ट ख़राब हो जाता, जो स्टडी वो करना चाह रहा था वो नहीं हो पाती। इसलिए उसने क्या किया, रैंडमली अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया। All relevant variables in experimental studies that might influence the dependent variable need to be controlled. तो जितने भी वेरिएबल होते हैं ना, उसके अलावा जो आप मैनिपुलेट कर रहे हो, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें होती हैं सब सेम होनी चाहिए सारे ग्रुप्स के लिए, कंट्रोल्ड होनी चाहिए। दीज आर ऑफ थ्री मेजर टाइप्स। तो ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये तीन टाइप के होते हैं। एक होता है ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल, जो हमारे ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, लोगों से रिलेटेड है,
जैसे उनकी एंग्जाइटी लेवल, इंटेलिजेंस लेवल, पर्सनालिटी। तो जब हम ग्रुप में डिवाइड करते हैं ना, तो ये भी देखना चाहिए कि आप इनकी एंग्जाइटी सेम टाइप की हो, ऐसा ना हो बहुत ही ज़्यादा नर्वस लोग हैं उनको आपने एक ग्रुप में डाल दिया तो उस ग्रुप का रिएक्शन बहुत जल्दी आ गया। तो एंग्जाइटी लेवल सेम हो, इंटेलिजेंस लेवल सेम हो, कहीं कहीं पे इंटेलिजेंस लेवल भी देखा जाता है जहाँ पे ज़रूरत होती है। अगर दो टीचिंग मेथड कंपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे स्टूडेंट्स के इंटेलिजेंस लेवल को भी देखा जाता है कि पहले से कितना है, और इक्वल डिवाइड किया जाता है। पर्सनैलिटी कैसी है, फिर सिचुएशनल और एनवायरमेंटल वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि वहाँ पे नॉइज़ कितनी थी, टेम्परेचर कितना था, ह्यूमिडिटी कितना था, ये भी वेरिएबल हो गए। फिर सिक्वेंशियल वेरिएबल्स हो सकते हैं। सिक्वेंशियल वेरिएबल्स क्या होते हैं? द सीक्वेंस रिलेटेड variables assume significance when participants in experiments are required to be tested in several conditions। अब सेम पार्टिसिपेंट्स को आप बार बार अलग अलग कंडीशंस में टेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पे सिक्वेंशियल वेरिएबल्स भी आ जाते हैं। एक्सपोजर टू मैनी कंडीशन में रिजल्ट इन एक्सपेरिमेंटल फटीग। तो क्या होता है, कई बार ना लोग थक जाते हैं। आपने एक बार उनको एक कमरे में भेजा, स्मोक के साथ टेस्टिंग करनी थी, आपने कर लिया। फिर आपने दूसरे कमरे में भेजा, हो सकता है वहाँ पे आप नॉइज़ के साथ उनकी टेस्टिंग करना चाहते हो, फिर उन लोगों को तीसरे कमरे में। तो वो बार बार करने से लोगों के अंदर ना एक फटीग आ जाता है, थक जाते हैं, या वो रिएक्शन स्लो हो जाता है उनका थकने की वजह से। प्रैक्टिस इफेक्ट आ जाता है, कई बार बार प्रैक्टिस करते करते वो और बेटर हो जाते हैं। जैसे टीचिंग मेथड में पहले एक टीचिंग मेथड से पढ़ाया, फिर टेस्ट लिया, फिर दूसरे से पढ़ाया, फिर टेस्ट लिया, तो टेस्ट 2-3 बार दे के उनको पता चल जाता है कि आंसर्स क्या देने हैं। प्रैक्टिस इफेक्ट हो सकता है, एक्सपेरिमेंटल फटीग हो सकता है जिसकी वजह से आपकी स्टडी, तो इसको सीक्वेंस रिलेटेड वेरिएबल कहते हैं। तो 3 तरह के वेरिएबल कौन से बताए? एक ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल हो गया जो लोगों के एट्रीब्यूट्स होते हैं, दूसरा आपका सिचुएशनल वेरिएबल हो गया कि वहाँ की सिचुएशंस वगैरह सेम होनी चाहिए, नॉइस लेवल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब कंट्रोल करना है। और तीसरा सिक्वेंशियल वेरिएबल्स कंट्रोल करने होते हैं कि ऐसा कोई वेरिएबल ना हो जो सीक्वेंस की वजह से हो, यानी कि एक ही एक्सपेरिमेंट में बार बार लोग जा रहे हैं तो उससे उनकी प्रैक्टिस हो जाए या उनके अंदर थकान हो जाए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये 3 टाइप के वेरिएबल्स हैं। इन ऑर्डर टू कंट्रोल रेलेवेंट वेरिएबल्स एक्सपेरिमेंटर यूज सेवरल कंट्रोल टेक्निक्स। अब वेरिएबल्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स यूज की जाती है। इसमें कुछ इलस्ट्रेशन दिए हैं आपको। सिंस द गोल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज टू मिनिमाइज एक्सट्रेनियस वेरिएबल। एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या हुए? दोज वेरिएबल्स विच वी डू नॉट वांट, विच हैज़ टू बी केप्ट कांस्टेंट। तो जो वेरिएबल हमें कांस्टेंट रखने हैं, जिसकी वजह से हमारा जो रिजल्ट है वो इफेक्ट हो सकता है, उसको एक्सट्रेनियस कहते हैं, जो एक्स्ट्रा है, जो हमें नहीं चाहिए। तो इफ़ यू वांट टू मिनिमाइज एक्सट्रेनियस वेरिएबल, द बेस्ट वे इज टू हैंडल द प्रॉब्लम इज टू एलिमिनेट देम। तो बेस्ट तरीका है एक तो उनको एलिमिनेट कर दो। तो फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेरिमेंटर में बी कंडक्टेड इन अ साउंड प्रूफ या एयर कंडीशन रूम। तो अगर अपने नॉइस को कंट्रोल करना है तो साउंड प्रूफ रूम में एक्सपेरिमेंट करो। अगर आपने टेम्परेचर कंट्रोल करना है तो एयर कंडीशन रूम में एक्सपेरिमेंट करो। आप जिस रूम में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अगर वहाँ एयर कंडीशन नहीं है तो क्या होगा? जैसे सुबह जो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे उनके टाइम तो रूम टेम्परेचर ठीक होगा, फिर धीरे धीरे दोपहर होगी, गर्मी बढ़ जाएगी तो रूम टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो वो लोग ज़्यादा रिएक्ट करेंगे। फिर जो शाम को करेंगे फिर से दोबारा से रूम टेम्परेचर ठंडा होना। तो अगर आप चाहते हो कि टेम्परेचर एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल ना बने या टेम्परेचर की वजह से आपकी स्टडी में कोई इफेक्ट ना पड़े, तो आप उसको एलिमिनेट कर दो उस एक्सट्रेनियस वेरिएबल को, मतलब वहाँ एयर कंडीशन लगा दो। नॉइज़ की वजह से कोई इफेक्ट ना पड़े तो नॉइज़ प्रूफ रूम यूज़ करो। तो कोशिश करो कि उन वेरिएबल्स को हटा ही दे जो डिस्टर्ब कर सकते हैं आपकी स्टडी को। तो पहला तरीका तो हो गया एलिमिनेशन। दूसरा तरीका है, अभी कह रहे जैसे एलिमिनेशन हमेशा पॉसिबल नहीं हो सकता, तो उस केस में क्या कर सकते हैं? टू होल्ड देम कांस्टेंट सो दैट देयर इफेक्ट रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। तो कई बार क्या होता है कि हम एलिमिनेट नहीं कर सकते कोई चीज़, हमारे पास साउंड प्रूफ रूम नहीं है, हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो फिर उसको कांस्टेंट रखो हर ग्रुप के लिए कि जो भी ग्रुप आएगा उसका नॉइस लेवल सेम होना चाहिए हमेशा। सेम नॉइस लेवल रखने के लिए आप फिर एक चीज़ कर सकते हो कि आपने वहाँ पे म्यूज़िक चला दिया और वो म्यूज़िक ही सुनाई दे रहा है, बाहर से कोई वो कोई भी नॉइज़ नहीं आ रही, वो म्यूज़िक अंदर चल रहा है, और उसी कंडीशन में जितने भी ग्रुप आ रहे हैं वो म्यूज़िक चलता जा रहा है और उसी कंडीशन में सबको टेस्ट करो। तो आप क्योंकि नॉइज़ रिमूव नहीं कर सकते थे, आपने उसको कांस्टेंट कर दिया म्यूज़िक चला के। तो ये एक तरीका है कि हम कांस्टेंट कर दें।
और कंट्रोलिंग ऑर्गेनिजमिक, और जो ऑर्गेनिजमिक वेरिएबल है जैसे लोगों के अंदर के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको कंट्रोल करना है, फियर हो गया, मोटिवेशन हो गया। एंड बैकग्राउंड वेरिएबल जैसे बैकग्राउंड उनका रूरल है, अर्बन है, कास्ट क्या है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, इसके लिए मैचिंग यूज़ करते हैं। मैचिंग यूज़ करने का मतलब है कि जब भी हम दो ग्रुप बनाते हैं तो उसमें हम मैच पेयर्स बनाते हैं। मैच पेयर्स का मतलब है कि मान लो मोटिवेशन लेवल के बेस पे मैचिंग करनी है, तो बहुत हाईली मोटिवेटेड लोग हैं तो ऐसे सेम लोग दोनों साइड भेज दो ताकि मैचिंग पेयर्स हो। फिर आपने इंटेलिजेंस लेवल पे करना है तो जो हाई इंटेलिजेंस वाले बच्चे हैं उनको दो आधा आधा डिवाइड कर दो दोनों ग्रुप्स में, तो आपके दोनों ग्रुप्स मैच होने चाहिए, दोनों का पेयर मैच होना चाहिए, तो आप कह सकते हो कि आपके दोनों ग्रुप इक्विवेलेंट हैं, तो उससे ग्रुप से फर्क नहीं आएगा। ठीक है। अब जैसे कई बार जेंडर में होता है कि वैसे आपके पास जो बच्चों का ग्रुप है उसमें 6 लड़कियां हैं और बाकी 4 लड़के हैं, अब आप उसमें लड़के लड़की का ग्रुप बनाओगे तो जेंडर से फर्क आ जाएगा। तो आपने क्या किया, 6 लड़कियां हैं तो 3 लड़कियां इधर ग्रुप में, 3 लड़कियां इस ग्रुप में, 4 लड़के हैं तो 2 लड़के इस ग्रुप में, 2 लड़के, तो मैचिंग पेयर ग्रुप बना दिया। फिर होता है काउंटर बैलेंसिंग टेक्निक इज यूज टू मिनिमाइज दिस सीक्वेंस इफेक्ट। इसको सीक्वेंस इफेक्ट को कम करने के लिए काउंटर बैलेंसिंग टेक्निक यूज करते हैं। सपोज देयर आर 2 टास्क टू बी गिवन एन एक्सपेरिमेंट। मान लो कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे 2 टास्क देने हैं, पहले टास्क 1 फिर टास्क 2। Rather than giving the 2 tasks in the same sequence, the experimenter may interchange the order of the task. अब सेम सीक्वेंस में टास्क ना देके उसका ऑर्डर चेंज कर दो टास्क का। हाफ ऑफ द ग्रुप में रिसीव टास्क इन द ऑर्डर ऑफ ए एंड बी एंड अदर हाफ बी एंड ए। तो अब क्या करो, अपने ग्रुप को 2 हाफ में डिवाइड कर दो। पहले जो आधा ग्रुप है, जैसे 20 लोगों का ग्रुप है तो 10 जो पहले के 10 लोग हैं उनको पहले टास्क ए करवाओ फिर टास्क बी करवाओ, फिर जो बाकी के 10 लोग हैं उनको पहले टास्क बी करवाओ फिर टास्क ए करवाओ, ऑर्डर चेंज कर दो। एंड उस तरीके से आप ए बी बी ए ऑर्डर फॉलो करो। ए बी बी ए मतलब पहले ग्रुप को आपने ए और बी टास्क करवाया, दूसरे ग्रुप को बी और ए टास्क करवाया, तो इसको आप काउंटर बैलेंस कहते हो। उल्टा मतलब रिवर्स ऑर्डर में भी कर सकते हैं। ये रिवर्स ऑर्डर में क्या होता है कि मान लो ए बी सी टास्क है तो पहले ग्रुप को ए बी सी करवाया, दूसरे ग्रुप को सी बी ए करवाया, काउंटर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो आप। फिर रैंडम असाइनमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स टू डिफरेंट ग्रुप्स एलिमिनेट एनी पोटेंशियल सिस्टमैटिक डिफरेंस। तो और कह रहे हैं कि अगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें लोगों को ग्रुप में जब डिवाइड करना है ना तो वो रैंडम असाइनमेंट होना चाहिए कि आप रैंडमली डिवाइड कर रहे हो, आप पर्टिकुलरली कोई चीज़ देख के नहीं डिवाइड कर रहे कि अच्छा ये वाले लोग हैं तो वो इधर आएंगे क्योंकि इनकी इंटेलिजेंस ज़्यादा है, ये वाले कम है तो जैसे जेंडर में मेल इधर फीमेल, वैसे नहीं करना है, आपको रैंडमली करना है बिल्कुल। ठीक है। The strength of a well-designed experiment is that it can provide, relatively speaking, a convincing evidence of cause and effect relation. तो एक अच्छा एक्सपेरिमेंट वो माना जाता है जो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन बता सके 2 वेरिएबल्स के बीच में। However, experiments are often conducted in highly controlled laboratory situation. In the sense, they only stimulate situation that exist in the outside world. तो वहाँ पे क्या होता है, लैब में खाली सिचुएशन का सिमुलेशन किया जाता है। सिमुलेट मतलब जो बाहर कंडीशंस है उसका एक आर्टिफिशियल सेटअप लैब में बनाया जाता है, तो एक सिमुलेशन होता है, वो ओरिजिनल रियल लाइफ सिचुएशन नहीं होती है, वो एक तरह का सिमुलेशन होता है, आर्टिफिशियल सेटअप होता है। दे आर फ्रीक्वेंटली क्रिटिसाइज फॉर, इसीलिए कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि लैब में जिस तरह लोग बिहेव कर रहे हैं वो रियल वर्ल्ड में भी वैसे बिहेव करेंगे। आपकी लैब में आप चेक करना चाह रहे हो कि स्मोकिंग का क्या इफेक्ट होगा, वहाँ पे जो लोग रिएक्ट कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि रियल लाइफ में भी जब वो कहीं अपने घर पे या कहीं बैठे होंगे तो वो वैसा ही रिएक्ट करेंगे। तो इसलिए कभी कभी एक्सपेरिमेंटल मेथड को क्रिटिसाइज किया जाता है कि लैब के अंदर वो नकली कंडीशंस में हो रहा होता है। तो इन द अदर वर्ड्स दे हैव लो एक्सटर्नल वैलिडिटी। इसका मतलब जो एक्सपेरिमेंट होते हैं ना उनकी एक्सटर्नल वैलिडिटी लो होती है। एक्सटर्नल वैलिडिटी मतलब जो चीज़ लैब में हो रही है वही बाहर जाके भी सेम चीज़ होगी। Another limitation of the lab experiment is that it is not only always feasible to study a particular problem experimentally. और दूसरी इसकी जो डिसएडवांटेज है कि हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट से नहीं पढ़ा जा सकता, हर कंडीशन का एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता। जो चीज़ आप रियल वर्ल्ड में चेक कर सकते हो जाके या रियल लाइफ सिचुएशन में चेक कर सकते हो कि जैसे किसी का लोगों का एक्सीडेंट किस वजह से ज़्यादा होता है, अब ये वाला आपने स्टडी करना है कि क्या चीज़ है जिसकी वजह से लोगों के रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, तो आप लैब में कैसे करोगे, लैब में थोड़ी ना रोड एक्सीडेंट्स करवाओगे, तो हर चीज़ लैब में नहीं हो सकती।
So an experiment to study the effect of nutritional deficiency on intelligence level of children cannot be conducted. अब जैसे कुछ तो एथिकल कंसर्न हो जाते हैं, आप मान लो ये देखना चाहते हो कि न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से बच्चों का इंटेलिजेंस लेवल कितना कम होता है, तो आप क्या ज़बरदस्ती उनके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी क्रिएट करोगे? आप उनको जानबूझ के थोड़ी ना ऐसा खाना दोगे जो न्यूट्रिएंट्स जिसमें ना हो और वो बच्चे जो है वो डेफिशिएंट हो जाए न्यूट्रिशन के। ये चीज़ एथिकली भी गलत है, तो वो चीज़ हम कर ही नहीं सकते। तो उस केस में जो ऑलरेडी जो डेफिशिएंट बच्चे हैं ना, उन्हीं को स्टडी किया जाता है जाके, आप लैब में नहीं कर सकते क्रिएट। तो इट वुड बी एथिकली रॉन्ग टू स्टार्व एनीवन, तो भूखा रखना तो रॉन्ग हो जाएगा एथिकली। एंड थर्ड प्रॉब्लम इज दैट इट इज डिफिकल्ट टू नो एंड कंट्रोल ऑल रेलिवेंट वेरिएबल, और तीसरी प्रॉब्लम ये है कि आप कितने भी एक्सट्रेनियस वेरिएबल कंट्रोल कर लो फिर भी 100% कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो ये जो 3-4 यहाँ पे इन्होंने दे रखी हैं, ये आपकी एक तरीके से डिसएडवांटेजेस कह लो या लिमिटेशंस है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अगर ये लिमिटेशंस आती हैं एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में, तो उसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम फील्ड एक्सपेरिमेंट या क्वाजी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अगर आपको अभी तक का समझ आ गया हो तो सबके साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।